सो स्टार्ट करें। कल अपन ने क्या देख लिया था बेटा? रेट्स ऑफ टैक्सेस देख लिया था एंड क्लासेस ऑफ एसेट्स देख लिया था। मतलब जो भी रेट्स लगती है डेप्रिसिएशन की वो सारी हमने कल पढ़ ली थी। और हमने क्या देख लिया था? जो भी एसेट्स है वो सारे, मतलब कौन कौन से क्लासेस ऑफ एसेट्स है वो सारे हमने देख लिए थे। उसके अंदर नहीं है, इधर से देखना पड़ेगा तो। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन बेसिकली दो ही रेट से कैलकुलेट होगा, दैट इज हाफ रेट या फुल रेट। मतलब जो भी रेट्स ऑफ डेप्रिसिएशन मैंने अभी आप सबको पढ़ाई है उसके अंदर बेसिकली होगा क्या, तो यहाँ बेसिकली होगा क्या कि सपोज रेट है 15 तो हाफ रेट होगी मतलब 7.5 हो जाएगा, और 10% है और हाफ रेट होगी मतलब 5% हो जाएगा। मतलब अकाउंटिंग के अंदर ये बेसिकली प्रिंसिपल होता है कि आपको क्या करना होता है कि नंबर ऑफ डेज से आप कैलकुलेशन करते हो और डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हो, लेकिन इनकम टैक्स के अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्यों ऐसा नहीं है? इनकम टैक्स ने क्लियरली बोला या तो हम फुल रेट से डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे या तो हम हाफ रेट से डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। सो कब फुल रेट से डेप्रिसिएशन चार्ज होगा और कब हाफ रेट से डेप्रिसिएशन चार्ज होगा ये हम पढ़ लेते हैं अभी। सबसे पहले आपको क्या देखना है इसके लिए, एसेट जो है वो परचेज कब किया है। क्या देखना है बेटा? परचेज कब किया है। ठीक है, अब सपोज करो मैंने एसेट परचेज किया है फाइनेंशियल ईयर 23 एंड 24 में। मैंने एसेट का परचेज किया है फाइनेंशियल ईयर 23 एंड 24 के अंदर। तो अब मुझे नेक्स्ट चीज देखनी है, मैंने इसका पुट टू यूज कब किया है। पुट टू यूज अगर सेम फाइनेंशियल ईयर में हो रहा है, सेम फाइनेंशियल ईयर में हो रहा है, तो ही कॉन्सेप्ट ऑफ फुल डेप्रिसिएशन या हाफ डेप्रिसिएशन आपको एक बार चेक करने की भी जरूरत है। अगर ये दोनों ईयर अलग अलग हो रहे या जुदा जुदा हो रहे, मतलब परचेज किसी और साल के अंदर करा है, पुट टू यूज किसी और साल के अंदर करा है, देन इन दैट केस आपको पुट टू यूज वाला कंसेप्ट, मतलब हाफ रेट वाला कंसेप्ट आएगा ही नहीं, फुल रेट ही लगेगी उसके ऊपर कंपलसरी। तो सबसे पहले देखते हैं अगर ये पुट टू यूज, ये पुट टू यूज, ये क्या है भाई? परचेज एंड पुट टू यूज सेम फाइनेंशियल ईयर के अंदर है। तो आपको देखना है कि पुट टू यूज अगर मोर देन 180 डेज है, कितना है? मोर देन 180 डेज है, तो आपको फुल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। फुल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। लेकिन अगर ये पुट टू यूज लेस देन 180 डेज है तो आपको क्या करनी है? इसमें हाफ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। मतलब सिंपल है, आपको यहाँ नंबर ऑफ डेप्रिसिएशन का कोई लेना देना नहीं है। आपको तो क्या देखना है, अगर परचेज एंड पुट टू यूज सेम फाइनेंशियल ईयर के अंदर है और आपने इसका परचेज एंड पुट टू यूज सेम फाइनेंशियल ईयर के अंदर है, और अगर आपने पुट टू यूज लेस देन 180 डेज करिए तो आपकी हाफ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लग जाएगी, और अगर मोर देन 180 डेज करिए तो फुल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लग जाएगी। कोई डाउट इसके अंदर? आगे चले। ठीक है, पुट टू यूज लेस देन 180 डेज और अदर देन 180 डेज और मोर, 180 डेज और मोर है ना, ये और मोर अगर यूज किया है तो फुल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आप चार्ज करेंगे। तो दूसरा केस इसके अंदर क्या करेगा, क्या होगा बेटा? मैंने परचेज, तो पुट टू यूज भी मैंने फाइनेंशियल ईयर 23 और 24 में ही करा इस केस के अंदर, लेकिन इस केस के अंदर मैंने परचेज किया है फाइनेंशियल ईयर 23 और 24 के अंदर, लेकिन पुट टू यूज करा है फाइनेंशियल ईयर 24
4 and 25 है, मतलब परचेज किसी और साल के अंदर करा है, पुट टू यूज किसी और साल के अंदर करा है, कॉन्सेप्ट ऑफ फुल और हाफ वाला लगाना ही नहीं है, सीधा के सीधा इस पे फुल रेट ऑफ डिप्रिसिएशन लगेगी। मतलब यहाँ भले ही लेस देन 180 डेज असेट यूज हुआ है तो भी उस पर फुल रेट ऑफ डिप्रिसिएशन चार्ज होगी। ठीक है, तो ये सिर्फ कंसेप्ट कहाँ पे लगता है, जब सेम फाइनेंशियल ईयर के अंदर एसेट परचेज है और पुट टू यूज है। अलग अलग फाइनेंशियल ईयर के अंदर परचेज और पुट टू यूज है तो इस कंसेप्ट को लगाने की जरूरत नहीं है। डन। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ half rate and full rate. So if the asset is purchased during the previous year and put to use for less than 180 days तो हाफ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज होगी और ऑल अदर केसेस के अंदर फुल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। यहाँ एग्जांपल है बेटा, जैसे मैंने एसेट अक्वायर करा था 1/4/2020 के अंदर, मैंने पुट टू यूज भी 1/4/2020 के अंदर कर दिया, तो 1/4/20 मतलब पुट टू यूज से 31 मार्च तक के डेज आपको काउंट करना है और वो 180 डेज हो रहे कि नहीं ये देखना है। तो वो अगर आपने देख लिया तो ये तो फुल रेट से लगेगा। अब एसेट आपने अक्वायर करा 1/4/20 में, लेकिन पुट टू यूज 31 दिसंबर, तो 31 दिसंबर से जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने ही बचे, तो 90 के आसपास दिन बचे, तो यहाँ पर क्या रहेगा, हाफ रेट। और क्यों लग रहा है, क्योंकि यहाँ परचेज भी किस में करा है बेटा, 2021 में, और पुट टू यूज भी कहा करा है 2021 के अंदर करा है। नेक्स्ट है आपने परचेज करा है 1/4/20 के अंदर और पुट टू यूज, ये सॉरी इधर 1 आएगा है ना, और पुट टू यूज करा है 31/3/2021, मतलब आखिरी दिन पुट टू यूज कर दिया, तो भी क्या हाफ रेट ऑफ डिप्रिसिएशन लग जाएगा, बिल्कुल लग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मैंने इसको परचेज करा है 25 मार्च 20, मतलब कौन से फाइनेंशियल ईयर के अंदर परचेज किया है भैया, 20-21 के अंदर, और पुट टू यूज कब कर रही हूं मैं इसको, 21-22 के अंदर। तो इररिस्पेक्टिव कितने भी दिन इस असेट को यूज करो, आपको इस पे फुल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ही चार्ज करनी पड़ेगी उस साल से जिस साल के अंदर आपने इसको पुट टू यूज कर दिया है। सो नेक्स्ट, आई होप ये आपको समझ में आ गया। सिंपल सा कंसेप्ट है, कुछ ज़्यादा इसमें है नहीं, सिंपल कंसेप्ट है। आपको क्या अप्लाई करना है भैया, आपको देखना है कि एसेट क्या इसी साल के अंदर परचेज है और इसी साल के अंदर पुट टू यूज है। हाँ, अगर इसका आंसर हाँ आता है तो देखना है कि क्या ये मोर देन 180 डेज या 180 डेज यूज हो रहा है तो फुल रेट ऑफ डिप्रिसिएशन, अगर 180 डेज से कम यूज हो रहा है तो हाफ रेट ऑफ डिप्रिसिएशन इसके अंदर लग जाएगी। आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, लेकिन व्हाट इफ कि मैंने असेट को परचेज तो कर लिया लेकिन पुट टू यूज तो करा ही नहीं, तो उस असेट के साथ क्या करूँ, डिप्रिसिएशन तो नहीं लगाऊंगी, लेकिन उसको मुझे ब्लॉक में ऐड करना पड़ेगा, मतलब उससे मेरी एसेट ज़रूर बढ़ेगी लेकिन उस पर मैं डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं करूँगी। सो अब देखो फॉर्मेट ऑफ डिप्रिसिएशन, अब एक देखते हैं डिप्रिसिएशन कैलकुलेट कैसे करना है इनकम टैक्स के अंदर। फॉर्मेट फॉर कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, सबसे पहले आपको आपके जो भी एसेट हैं उसको बाइफोगेट करना है, नंबर ऑफ एसेट और वैल्यू ऑफ द एसेट में, मतलब कितने एसेट आपने होल्ड करके रखे और उसकी क्या वैल्यू है। फिर आपको लेनी है ओपनिंग WDV, मतलब आपकी ओपनिंग WDV क्या चल रही है वो आपको यहाँ पे नोट डाउन करना है। उसके बाद आपने जो जो परचेजेस करी है, अब परचेजेस करी है ना उसको क्रमशः मतलब सिक्वेंशियली आप क्या करो ऑर्डर। तो सबसे पहले कौन सा आएगा, जो वन परचेज्ड इन फाइनेंशियल ईयर एंड पुट टू यूज इन फाइनेंशियल ईयर एंड पुट टू यूज फॉर मोर देन 180 डेज, वो पहले खरीदी होगी तो उसको मैं पहले लिख दूंगी। फिर उसके बाद मैं क्या करूंगी, परचेज्ड इन द फाइनेंशियल ईयर एंड पुट टू यूज इन परचेज्ड इन एनी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर एंड पुट टू यूज इन करंट फाइनेंशियल ईयर, तो उसमें भी फुल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लगेगी, तो उसको भी मैं क्या कर लूंगी, सब उस मतलब इससे भी पहले लिख दूंगी। ठीक है, फिर उसके बाद एट द एंड क्या आएगा बेटा, जैसे परचेज मैंने कब करा है, परचेज मैंने कब करा है इसी फाइनेंशियल ईयर के अंदर, पुट टू यूज भी इसी फाइनेंशियल ईयर के अंदर करा है, लेकिन उसको मैंने यूज 180 डेज से कम करा है, तो इन दैट केस वो सबसे एंड में ऐड होगी और इसके बाद जो लास्ट ऐड होगा वो क्या होगा, मैंने परचेज तो करा है लेकिन पुट टू यूज ही नहीं करा है। तो सबसे पहले कौन सा
कौन सी एसेट को ऐड करनी है? उस एसेट को जो किसी पिछले फाइनेंशियल ईयर के अंदर परचेज करी थी और इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर मैं उसको पुट टू यूज कर रही हूँ, उसके ऊपर फुल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लगेगी। भले वो कितना ही मतलब वो 180 डेज से ज़्यादा हो कि कम हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है। दूसरा, हमको फिर सेकेंड नंबर पे किसको ऐड करना है? ऐसी एसेट को जो इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर परचेज है लेकिन हम उसको पुट टू यूज मोर देन 180 डेज कर रहे हैं, तो फिर हम उसको ऐड करेंगे। थर्ड में ऐड करेंगे ऐसी एसेट को जो इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर परचेज्ड है और पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज है, क्योंकि उसमें हाफ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लगेगी। और एट द एंड उस एसेट को ऐड करेंगे जो इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर परचेज तो है लेकिन पुट टू यूज किसी और फाइनेंशियल ईयर के अंदर होगी। ठीक है, फिर हम इसमें से क्या करेंगे? लेस करेंगे, इसके अंदर से लेस करेंगे वो अमाउंट जो कि हमको इस एसेट्स को, मतलब सपोज करो मेरे ब्लॉक के अंदर 10 एसेट है, तो मैंने इस 10 एसेट में से 4 एसेट को सेल कर दिया, उससे जो भी अमाउंट आएगा वो अमाउंट को मैं क्या कर दूंगी? लेस कर दूंगी। तो और जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगा उस पर मैं क्या करूंगी? डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करूंगी। और फिर मेरी उस डिप्रिसिएशन को माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो मेरी क्या बन जाएगी? क्लोजिंग WDV। करेक्ट? तो सबसे पहले क्या करना है? ओपनिंग WDV, फिर हमको परचेस किसी और साल के अंदर और पुट टू यूज इस साल के अंदर फुल रेट लगेगी, तो इसको सबसे पहले ऐड कर दो। फिर परचेस इस साल के अंदर लेकिन पुट टू यूज मोर देन 180 डेज, तो फिर उसको ऐड कर लो। परचेस इस साल के अंदर पुट टू यूज लेस देन 180 डेज, फिर उसको ऐड करो। और एट द एंड किसको ऐड करेंगे? फाइनेंशियल ईयर के अंदर परचेस है लेकिन पुट टू यूज नहीं है। डन? अब ये मैंने क्यों बोला कि ये लाइन वाइज ही आपको करना ज़रूरी है? क्योंकि जब ये एसेट डिस्कार्ड होगी, जैसे ये एसेट डिस्कार्ड होगी तो आपको फीफो मेथड अप्लाई करना है। मेरे को ये एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे सपोज करो तुम्हारे ओपनिंग WDV थी बेटा 10 लाख के, आपका जो एसेट एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द एसेट अक्वायर्ड ड्यूरिंग द ईयर, उसके अंदर सपोज करो आपने जो अक्वायर करे प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के अंदर और पुट टू यूज करंट फाइनेंशियल ईयर के अंदर करा है, तो फिर उस केस के अंदर आपने ये 2 लाख के एसेट करे और एक हाफ रेट ऑफ डिप्रिसिएशन जिसपे हाफ लगता था, मतलब लेस देन 180 डेज, उसको करा आपने 1 लाख रुपए। तो अब इस केस के अंदर आपका टोटल कितना बन रहा है? 13, और आपने 12 लाख की सेल प्रोसीड सेल कर दी, तो आपके पास बचा कितना? 1 लाख। अब इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, तो कैसे डेप्रिसिएशन चार्ज करें? क्योंकि इस पे तो फुल लग रही है, इस पे भी फुल लग रही है और इस पे हाफ लग रही है डेप्रिसिएशन की रेट। तो आपको क्या करना है? फीफो से हटाना है। सबसे पहले इसमें से माइनस होगा, फिर इसमें से माइनस होगा और फिर इसमें से माइनस होगा। तो ये 12 लाख माइनस हुए तो ये इसमें से चला गया और इसमें से चला गया, मतलब ये जो एसेट बचा है वो कौन सा बचा हुआ है? हाफ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। मतलब इस 10 लाख पे ये सपोज करो फर्नीचर था, सपोज करो ये क्या था बेटा? फर्नीचर। तो फर्नीचर की रेट क्या होती है? 10%, तो इस पर डेप्रिसिएशन लगेगा 5% से, क्योंकि ये हाफ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है। यही मैं अगर एग्जाम्पल को चेंज कर दूं और मैं बोलूं कि ये सिर्फ कितना हुआ? 11 लाख हुआ। कितना हुआ बेटा? 11 लाख। तो आपके पास कितना बच गया? 2 लाख। 2 लाख का आपके पास ऐसी अमाउंट बची है जिसपे आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो आप क्या करोगे? ये जो 10,000 है ये तो पूरा के पूरा गया, पहले 10,000 में से अमाउंट जाएगा, फिर इस 2 लाख में से 1 लाख माइनस होंगे, इस 2 लाख में से 1 लाख माइनस होंगे, तो बचा कितना? ये 1 लाख बचा और ये 1 लाख बचा। तो इसके ऊपर तो लगेगी 10% से रेट और इसके ऊपर लगेगी 5% से रेट। आई बात समझ में? क्लियर? ठीक है। लेकिन नाउ इसके अंदर आपको समझना है बेटा, और वो ये समझना है कि अगर आपके ब्लॉक में अगर ये सारे एसेट जो है वो अगर ज़ीरो हो गए, ये सारे एसेट जो नंबर ऑफ एसेट है ना, मतलब अगर आपके ब्लॉक के
सारे एसेट जीरो हो गए, मतलब 12 एसेट थे, 12 के 12 एसेट आपने बेच दिए, तो ब्लॉक सीज टू एग्जिस्ट हो जाएगा, मतलब अब ब्लॉक बचेगा ही नहीं, अब आप डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं कर सकते हो, अब आपको कैपिटल गेन के हेड के। सो नेक्स्ट, अब दूसरा क्या केस होता है जिसके अंदर आपका ब्लॉक सीज टू एग्जिट हो जाएगा और आपको क्या करना पड़ेगा, बाहर जाना पड़ेगा और कैपिटल गेन के हेड के पास चला जाना पड़ेगा आपको। दैट इज अगर आपकी वैल्यू ऑफ द एसेट भी अगर नेगेटिव हो गई या जीरो हो गई। लेट्स से आपने कितने, लेट्स से आपने 10 एसेट थे आपके पास जिसकी वैल्यू कितनी थी बेटा, 12 लाख थी। कितनी थी, 12 लाख। आपने 8 एसेट सेल करे, कितने में, 15 लाख में। कितने में सेल करे भाई, 15 लाख में। तो मेरे ब्लॉक के अंदर अभी एसेट तो है लेकिन इसकी वैल्यू नेगेटिव हो गई है, और वैल्यू नेगेटिव होते में हमको हमारा डेप्रिसिएशन का ब्लॉक छोड़ के चुपचाप कौन से घर के अंदर चले जाना है, कैपिटल गेन के अंदर चले जाना है। वहाँ इसका हिसाब होगा, और हिसाब तो क्या होगा, सिंपल होगा कि सेल वैल्यू आपकी क्या होगी, 15 लाख, ये हुई आपकी सेल वैल्यू, और माइनस आपका ब्लॉक की WDV क्या चल रही थी, 12 लाख, तो 3 लाख का आपका क्या बन गया भैया, गेन बन गया। आई बात समझ में, गेन बन गया, कैपिटल गेन बन जाएगा ये आपका। आई बात समझ में। सो ये इतना सा कंसेप्ट था डेप्रिसिएशन का। 2 केसेस के अंदर ब्लॉक खत्म हो जाएगा और कहाँ चला जाएगा, ये एसेट कैपिटल गेन में चला जाएगा जब ब्लॉक या तो जीरो हो गया, सारी एसेट उसकी बिक गई, या ब्लॉक की जो वैल्यू है वो जीरो हो गई या नेगेटिव हो गई, तो उस केस के अंदर आपको ब्लॉक को बंद करना पड़ेगा। नेक्स्ट आते हैं अपन डेप्रिसिएशन इन केस ऑफ अमालगमेशन, डीमर्जर एंड सक्सेशन। अब ये केस के अंदर क्या होता है, बहुत सारे केसेस के अंदर अमालगमेशन हुआ, डीमर्जर हुआ, सक्सेशन हुआ, तो अब आपको क्या होता है कि उस केस के अंदर डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज करें, क्योंकि नई एंटिटी तो बोलेगी कि मैं चार्ज करूंगी डेप्रिसिएशन, पुरानी एंटिटी बोलेगी कि मैं चार्ज करूंगी डेप्रिसिएशन, तो कैसे चार्ज करेंगे डेप्रिसिएशन। सिंपल है इसका डेप्रिसिएशन चार्ज करना। आप क्या करो, आपके जो भी एसेट्स हैं उसको पहले ऐसे ही ब्लॉक बनाओ जैसे कि वो एक नॉर्मल, जैसे अमालगमेशन हुआ ही नहीं है, सक्सेशन हुआ ही नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक है। और आप क्या करो, उस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करो, उस पर कैलकुलेट करो डेप्रिसिएशन को कि भैया आपका नॉर्मल डेप्रिसिएशन अगर आता तो वो कैसा आता। फिर आप एक इंडिविजुअल एसेट पे, जैसे जो पुट टू यूज मोर देन, पुट टू यूज लेस देन, मैंने आपको बताया था हाफ रेट, फुल रेट, उन सारे एसेट्स को ले लो। तो जो भी एसेट आपने परचेस करी उसको बांट दो, कितने दिन उसको ओल्ड कंपनी ने यूज करा है और कितने दिन उसको न्यू कंपनी ने यूज करा है, उसके हिसाब से जो डेप्रिसिएशन आपने ऐसा कैलकुलेट किया था जैसे कुछ सेपरेशन हुआ ही नहीं है या अमालगमेशन हुआ ही नहीं है, तो उस हिसाब से आपने जो डेप्रिसिएशन चार्ज करा था उसको ओल्ड और न्यू में नंबर ऑफ डेज में एसेट जो यूज हो रहा है उसमें बांट दो। सिंपल है। सपोज करो कि मेरा डेप्रिसिएशन आ रहा था 10,000, ये जो एसेट है ये मैंने यहाँ पर 100 दिन यूज करी और यहाँ पर 100 दिन यूज करी ड्यूरिंग द ईयर, मतलब जब तक अमालगमेशन नहीं हुआ था तब तक मैंने इस एसेट को कितने दिन यूज करा, 100 डेज यूज करा, और अमालगमेशन होने के बाद जो नई कंपनी है उसने इसको 100 डे यूज करा, तो ये डेप्रिसिएशन दोनों को मिल जाएगा, इसको मिलेगा 5,000 और इसको मिलेगा 5,000, मतलब नंबर ऑफ डेज के अंदर जितना एसेट यूज कर रहा है वो पर्टिकुलर एंटिटी, उसके हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। इसका एक क्वेश्चन भी अपन देखेंगे जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में जब हम मॉड्यूल के सारे क्वेश्चंस करेंगे उसके अंदर इसको देखेंगे, तब ये प्रोविजन आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाकी का अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब माय चैनल।